दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि लास्ट 10 से 11 सालों में आपसे पूछे गए हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ हमारा एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव शेयर करना चाहता हूँ। प्रारंभ बैच, जो कि एक फाउंडेशन कोर्स है, ये हमने लॉन्च कर दिया है। जो भी बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक होलिस्टिक मैनर में तैयारी करने का सुनहरा मौका है ये। आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन नीचे दिए हुए नंबर से भी ले सकते हैं और आप हमें मेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। अब ये 2013 का क्वेश्चन है, जहां पर आपसे लिटरेट सॉइल के बारे में कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। पहली चीज़ ये कही गई है कि ये लाल कलर की होती है। तो जनरली आपको पता होगा लिटरेट सॉइल के अंदर आयरन कंटेंट बहुत हाई होता है, तो इस वजह से यकीनन ये लाल कलर की ही होती है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो गई, तो आपका बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट को देखिए आप। यहां पर आपसे कह रहे हैं कि ये रिच है नाइट्रोजन में और पोटैश में सॉरी। अब यहां पर आपको ये याद रखना है कि इंडिया की कोई भी सॉइल नाइट्रोजन में रिच नहीं है। हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है, तभी तो हम एनपीके करके जो आपके यूरिया वगैरह है या जो फर्टिलाइजर्स हैं एनपीके, इनका इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आप सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब अगर आपने सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिए तो आपका ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। यानी कि अब आपको बाकी दो स्टेटमेंट के बारे में भी पता लग चुका है। पहली चीज, राजस्थान और यूपी। अगर बात कीजिए राजस्थान की, यहाँ पर आप फोकस करें तो इस एरिया में तो डेजर्ट सॉइल मिल सकती है, तो यह आपका लिटरेट सॉइल वाला एरिया तो नहीं है। अब दूसरी चीज, यहाँ पर ट्रॉपिका और कैशू नट जो हैं वो इसी सॉइल में ग्रो करते हैं, ये अब हमें पता भी लग चुका है। वैसे तो ये सदर्न पार्ट में आपको देखने को ज़्यादा मिलती हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट एक बार फिर से चूज करने के लिए कहा गया है। पहली स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो गोंडवाना आपके रॉक्स है, रॉक सिस्टम, यहाँ पर आपको नेचुरल गैस मिलती है। अब आप सभी को पता होगा इंडिया में गोंडवाना काल का आपको कोल मिलता है। इंडिया में जितना भी कोल है उसमें से 98% आपका गोंडवाना एरा का कोल है। उसके अलावा 2% आपको लेटेस्ट भी मिलता है और थोड़ा बहुत आपको कार्बोनिफरस पीरियड का भी कोल देखने को मिल जाता है जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में। तो यहाँ ये पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब अगर पहली स्टेटमेंट हम गलत कर देते हैं तो आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। अब सेकंड स्टेटमेंट के बारे में शायद आपको इतना ज़्यादा ना पता हो, क्योंकि आप सभी ने शायद कोडाराम एरिया के बारे में ना सुना हो। तो यहाँ आपको थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना है। धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। अब धारवाड़ रॉक का अगर आपको पता हो तो ये आपको जैसे बिहार के आसपास वाला एरिया, जो झारखंड वाला हो गया, छत्तीसगढ़ वाला हो गया, मान लीजिए ये इंडिया है, तो यहाँ पर इस एरिया में ये आपको रॉक सिस्टम देखने को मिल जाता है प्रीडोमिनेंटली। अब यहाँ आपको या आपको थोड़ा नीचे इस साइड भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कौन से टाइप ऑफ मिनरल्स देखने को मिलते हैं? आयरन और मिलते हैं। तो यहाँ अगर आपके आयरन और या आपके गोल्ड, ये इस तरह के मिनरल्स मिलते हैं तो उस एरिया में पेट्रोलियम की डेवलपमेंट तो हो नहीं सकती, क्योंकि पेट्रोलियम के लिए तो आपको मरीन या कुछ उस तरह के डिपॉजिट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, ना कि आपके पेट्रोलियम या कोल बेस्ड मिनरल्स वगैरह, कार्बन बेस्ड मिनरल्स। तो यहाँ आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो आपके पास 50-50 ऑप्शन बचता है बी एंड डी के बीच में। अब वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोडरम एरिया है ये झारखंड का है, यहाँ पर माइका आपको मिलता है, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है। बट इससे हमें एक चीज़ पता लगती है कि हमें यहाँ पर रॉक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं हम अमूमन रॉक सिस्टम को छोड़ देते हैं। एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा रॉक सिस्टम कहाँ पर डेवलप होता है, और साथ के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस एरिया में किस तरह के मिनरल्स आपको नॉर्मली मिलते हैं। ब्रॉडली भी अगर आपको पता होगा तो भी आपका आंसर आ सकता है। वैसे तो आप यहाँ पर 50-50 तक ही पहुँचे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइका आपका मिल सकता है झारखंड में कोडरम वाले एरिया में, तो यस, बी स्टेटमेंट यहाँ पर सही आंसर होगी। सेकंड स्टेटमेंट यानी आपकी करेक्ट है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर कहा है कि कुछ आपको चीज़ें दी गई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डायनामिक चेंज ला सकती है अर्थ के ऊपर?
अब आपको सभी चीज़ों के बारे में तो नहीं पता होगा, अब एक एक करके दो दो करके हम चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। अब अर्थ के रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। अब इसकी वजह से भी तो कई आपके फिनोमेना डेवलप होते हैं ना, तो यहाँ पर ये तो एक रीज़न हो सकता है अर्थ के ऊपर चेंज आने का। प्लेट मूवमेंट की वजह से आप देखते कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन, किसी एरिया का समर्ज होना, रीइमर्ज होना, तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो यानी हमें जो स्टेटमेंट देखनी है, मतलब जो ऑप्शन देखने हैं, उसमें 4 और 5 टुगेदर होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब इससे हमें एक चीज़ तो पता लग गई है कि 6 और 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाकी बची हुई स्टेटमेंट्स की। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आप काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर बदलाव देखते हैं, जैसे जो मिनरल्स हैं उनकी जो पोजीशन है उसके ऊपर भी आपको असर देखने को मिलता है। चलो ग्रेविटेशनल फोर्स आप फिर भी छोड़ दो, आपको नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से अरोरा इफेक्ट देखने को मिलता है। और आप ये भी देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी रेडिएशंस हैं इसकी वजह से टेलीकम्युनिकेशन में भी हेल्प मिलती है। और साथ के साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बर्ड्स को नेविगेशन में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपकी सभी स्टेटमेंट ठीक हो जाती है और इस वजह से आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कॉन्ट्यूर बॉन्डिंग ये एक मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का, और आपसे पूछा गया है कि ये किस एरिया में प्रिडोमिनेंटली देखा जाता है। अब कॉन्ट्यूर आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए इस तरह का पहाड़ है, इस पहाड़ को काट के हम जो टेरिस फार्मिंग करते हैं, कॉन्ट्यूर बॉन्डिंग उस एरिया में देखने को मिलते हैं। मतलब वहाँ पर बांधे जाते हैं ताकि पानी आपका अनइंटरप्टेड फ्लो ना करे। तो यहाँ पर माउंटेन्स के बारे में कहीं भी बात नहीं हुई है, तो इस वजह से ये आपके तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज नन ऑफ द अबव टॉक्स अबाउट कॉन्ट्यूर बॉन्डिंग। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि ये जो आपका मेथड है ये माउंटेन एरिया में हम यूज़ करते हैं ताकि पानी के फ्लो को हम रोक सकें। जैसे स्टीप स्लोप है तो यहाँ पर पानी आपका तेज़ी से बहेगा, बट वेयर एज अगर आपका स्लोप कुछ ऐसे जिगजैग सा होगा तो पानी की स्पीड कम होगी, तो इससे इरोजन के इफेक्ट आपको कम देखने को मिलेगा और यहाँ पर फिर आपकी जो लैंड है या सॉइल है उसे हम बचा सकते हैं। तो दैट इज इट। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी चीज़ नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर ऐड करेगा। अब इसमें भी आपको, वैसे तो ऑप्शन यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है, बट स्टिल आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो यूरिया होता है, यूरिया के अंदर चाहे एनिमल का हो, ह्यूमन का हो, या मतलब किसी का भी हो, या आपने केमिकली बनाया हो, तो यूरिया से आप नाइट्रोजन को ऐड करते हैं। दैट्स व्हाई यूरिया को हम खाद के तौर पे यूज़ करते हैं अपने खेतों में भी। तो पहला ऑप्शन तो आपका ठीक हो गया। बट यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बर्निंग ऑफ कोल से भी तो आपका नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है, बट वहाँ पर जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है वो ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। तो इस वजह से ऑक्साइड फॉर्म में हम नाइट्रोजन की ऐड होने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो एक पोल्यूटेंट है, हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। और थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें डेड वेजिटेशन, तो यहाँ ह्यूमंस के अंदर या आप प्लांट्स के अंदर बात करें तो डीएनए होता है, डीएनए में आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है और इसी वजह से जब भी कोई आपका प्लांट या एनिमल कोई भी मरता है तो उसमें से ये अमीनो एसिड रिलीज होते हैं और इन्हीं अमीनो एसिड से आपका नाइट्रोजन फॉर्म हो सकता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपकी पहली और तीसरी दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाती हैं और आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका ऐसा फिनोमेना है जो एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। पहला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल साइकिल। अब ये वैसे तो दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण आप देखते हैं कि जो आपके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेवलप होंगे। फॉर एग्जांपल आपने कैंगरू के बारे में सुना होगा, कैंगरू ये आपको ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में देखने को मिलता है। तो ये अलग से क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के दौरान इंडिया से थोड़ा दूर हो गया था, आपका जो बाकी लैंड मास है उससे अलग हो गया था। तो यहाँ पर आप देखते हैं ना कि एक अलग ही स्पीशीज डेवलप हुई है। सेम आप ग्लेशियल साइकिल में भी ये देखते हैं कि अलग टाइम पे अलग अलग आपको स्पीशीज देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आइस एज मूवी देखी होगी, आइस एज में जो आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो क्या आपको आज की डेट में देखने को मिलते हैं? नहीं देखने को मिलते। मैमथ है वो खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, बिकॉज वो कोल्ड इन्वायरमेंट के लिए बना हुआ था। वो आज की डेट के लिए हाथी है ही नहीं, मतलब हाथी की एक प्रजाति जैसा ही था।
तो इस वजह से यहाँ पर आपको याद रखना है कि ग्लेशियल साइकिल का भी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद, अब यहाँ आप एक चीज देखिए, टेरेस कल्टिवेशन। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि अगर हम स्टेप फार्मिंग करेंगे तो पानी का फ्लो रुक जाएगा। अब अगर पानी का फ्लो आपका थोड़ा रुक रुक के आ रहा है तो इसकी वजह से इरोजन कम देखने को मिलेगी। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब पहले को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका आंसर आ चुका है। आपको पता था या नहीं था ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, बट स्टिल आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपको याद रखना है कि डिफॉरेस्टेशन ही इकलौता ऐसा आपका मेथड है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ आपसे कहा गया है कि कुछ मिनरल मैनेजमेंट के बारे में स्टेटमेंट दी गई है इंडिया के अंदर, आपको उनको कंसीडर करना है। पहली स्टेटमेंट में कहा है सैंड एक माइनर मिनरल है इंडिया के जो प्रिवेलिंग लॉ है उसके अकॉर्डिंग। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो बी और सी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। आपको महज ये देखना है कि सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है या नहीं, क्योंकि आप 50-50 ऑप्शन तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है, ये इसमें कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके पास पावर है, ये ग्रांट करती है जो मिनरल्स के लीज वगैरह जो भी खदान आपकी एक्सट्रैक्ट करनी है उसकी ग्रांट ये देती हैं। साथ ही साथ इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर जो पावर है इसके अकॉर्डिंग जो रूल वगैरह बनाने का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये चीज़ यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि ये माइनर मिनरल है और उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सिर्फ इतनी ही जिम्मेवारी है कि वो नोटिफाई करती है। तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, तो इस वजह से ये आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आंसर ए बन जाएगा। अब हो सकता है कि पेपर में आपका दिमाग ना चल रहा हो तो बट एक चीज़ आप समझ के चलिए कि किसी चीज़ की पावर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो, उसको कहीं ना कहीं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर रहा है, तो ऐसी चीज़ होना थोड़ा अटपटा है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता हो उस चीज़ के लेके तो आप 50-50 चॉइस पे पहुंचने के बाद इस तरह का रिस्क कभी कभार, मतलब इंटेलिजेंट रिस्क आप ले सकते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा रिस्क बनता था। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू फ्रेम रूल टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ मिनरल्स। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को भी ढंग से पढ़ लेते तो भी आपका आंसर आ सकता था, बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट जो है आपकी सेकंड स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इलीगल माइनिंग है उससे रिलेटेड रूल कौन बना रहा है, आपका स्टेट गवर्नमेंट, और सेकंड में कह रहे हैं कि भैया सारे रूल्स कौन बनाता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट अगर कॉन्ट्राडिक्टरी आप देखते तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखें तो पूरी स्टेटमेंट्स वैसे पढ़ लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता हो तो आप उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। जब आपको ऐसा लगे कि मेरे अटेम्प्ट एक रीजनेबल अमाउंट से कम है तो उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चन को, जहां पर आप 50-50 पे पहुंच चुके हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक कॉटन सॉइल इंडिया में फॉर्म होते बिकॉज ऑफ, अब ये तो आपको सभी को पता है कि महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले एरिया में आपको ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलती है, और ये वहाँ पर क्यों फॉर्म होती है, बिकॉज वहाँ पर आपको मिलती है बसाल्टिक रॉक, जो कि एक वॉल्केनिक रॉक है, और इसकी वेदरिंग के कारण ही ये फॉर्म होती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो आप इस चीज़ को कॉमन सेंस में बिठा लीजिए। बसाल्टिक रॉक आपकी किस तरह की रॉक होती है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मतलब क्या ये आपके इसमें मेटल कंटेंट ज़्यादा होता है या नॉन मेटल कंटेंट आपका ज़्यादा होता है। तो दैट इज इट यहाँ पर इस क्वेश्चन में। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर इनमें से कौन सी आपकी ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको ऑर्चिड्स देखने को मिल सकते हैं लार्ज वैरायटी के, और यहाँ पर आपके पैसों की इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम रहेगी। अब ऑर्चिड्स आपको जनरली वर्ल्ड क्लाइमेट में कहाँ देखने को मिलता है, मेडिटेरियन पार्ट में। अब मेडिटेरियन पार्ट में अगर आपको ये देखने को मिलता है तो यानी यहाँ पर आपकी किस तरह का एरिया होना चाहिए, ये एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपको थोड़ा स्लोप मिले, माउंटेन्स वगैरह मिले, हाइट मिले। अगर हाइट मिलेगी तभी तो आप, क्योंकि एक स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी ना, एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड, अगर हाइट मिलेगी उसी से तो आप इस चीज़ को मिमिक कर पाएंगे ना, तभी तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को रेप्लिकेट कर पाएंगे।
अब अगर ऐसी चीज है तो आप ये बताइए पहाड़ इनमें से किस एरिया में आपको देखने को मिलता है। अब इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि भैया अगर आप एल्टीट्यूड में भी चाहे हायर एल्टीट्यूड पे चले जाइए और लैटिट्यूड में भी अगर आप हायर लैटिट्यूड पे चले जाइए, सेम टाइप ऑफ आपको इन्वायरमेंट देखने को, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिल जाती है। अब मेडिटेरियन आपका हायर लैटिट्यूड पे देखने को मिलता है तो एल्टीट्यूड भी हायर होना चाहिए, ग्राउंड के आसपास देखने को नहीं मिलेगा। तो इनमें से कौन से एरिया में आपको ज़्यादा ऊंची माउंटेन्स देखने को मिलती है, बिकॉज उन एरिया में मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपका प्रिवेलेंट रहेगा और उन एरिया में आपको इस तरह की प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, मेकोंग ये सभी आपकी तिब्बत से ओरिजिनेट होती हैं, बट यहां पर यह कहा गया कि ब्रह्मपुत्रा आपका यू टर्न ले लेती है, जो आपको पता होगा जो एरिया आपका अरुणाचल प्रदेश वाला है उसके आसपास। अब इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये आपका यू टर्न होता है। अब आप सभी को इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के बारे में तो पता होगा। मान लीजिए ये आपकी इंडियन प्लेट थी, जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई तो पहला इम्पैक्ट आपको देखने को मिला कुछ इस एरिया में। फिर ये जो प्लेट है थोड़ी आपकी बेंड होती है, तो यहाँ पर आपको एक बेंड देखने को मिलता है और एक बेंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इस बेंड के पास आपको माउंटेन देखने को मिलते हैं, नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। इस साइड आपको इस बेंड के पास देखने को मिलता है नामचा बरवा। अब एनएन से आप याद रख लेना। और ये सिंटेक्चुअल बेंड जो है, इन्हीं की वजह से आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यू टर्न लेती है। सो इस चीज को, हिमालय की फॉर्मेशन अगर आपके दिमाग में क्लियर थी तो इस क्वेश्चन में आपको शायद डाउट नहीं होता, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं जैसे अपलिफ्टमेंट ऑफ फोल्ड माउंटेन सीरीज, इसकी वजह से यू टर्न कैसे हो सकता है? ये तो कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट करेगा ना, और वो स्लोप कहां से बनेगा जब तक कोई बेंड ना क्रिएट हुआ हो। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कहा गया है अ स्टेट इन इंडिया हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको सेमी एरिड और एरिड कंडीशन देखने को मिल रही है। एरिड कंडीशन मतलब 25 सेंटीमीटर या उससे कम बारिश देखने को मिल रही है। अब इनमें से कौन सी आपकी ऐसी स्टेट है जहां पर आपको डेजर्ट का टाइप ऑफ कंडीशन देखने को मिलती हो? अब मेरे को तो सिर्फ एक स्टेट याद आ रही है, गुजरात, क्योंकि यहां पर आपको रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन, लिटिल रन, इस तरह का एरिया देखने को मिलता है। बट स्टिल अगर अभी भी डाउट है तो फिर एक सेकंड पार्ट को हम रीड कर लेते हैं। यहां पे कहा गया कि कॉटन आपको कहां पर देखने को मिलती है, मतलब कॉटन प्रोडक्शन। तो यहां पर आपको गुजरात वाले पार्ट में ब्लैक सॉइल मिलती है और कॉटन प्रोडक्शन आपकी प्रिडोमिनेंट है, तभी तो इस एरिया में आपको कॉटन मिल्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट से वैसे तो क्लियर है, बट स्टिल इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, क्या पता अगले आपके प्रॉब्लम्स में ये हेल्प कर सकें। तो कल्टीवेशन यहाँ पर आप कैश क्रॉप की करते हैं, कैश क्रॉप्स की। फूड क्रॉप्स को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, बिकॉज यहाँ पर कॉटन, आपके ग्राउंड नट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो पैसों के लिए उगाई जाती हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन भी कुछ वैसी सी है। तो आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दैट इज 13th क्वेश्चन। अब यहां पर आपको कहा गया है कि आप हिमालय में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको देखने को मिलता है डीप गॉर्ज, यू टर्न रिवर कोर्सेज, पैरेलल माउंटेन्स, स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइड। अब ये इनमें से कौन से ऐसे फीचर हैं जो आपको हिमालयाज में देखने को मिलते हैं और जो यंग फोल्ड माउंटेन की इसकी पहचान है? अब देखिए, आपको पता होगा जो यंग माउंटेन्स होते हैं उनके स्लोप हाई होते हैं। अब अक्सर यहाँ पर जो आपकी रिवर फ्लो करती है वो कटिंग यानी वी शेप कट करती है, यानी कि वी शेप वैली बनाती है, और इन्हीं को गॉर्ज कहा जाता है। मतलब यहाँ पर आपकी फ्लोर के ऊपर कटिंग ज़्यादा है एज कंपेयर टू साइड, बिकॉज यहाँ पर वाटर की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। सो दैट्स वाई ये जो आपके डीप गॉर्ज है या यू टर्न्स वगैरह, जैसे आप बात कर रहे हैं, आपने अभी एक क्वेश्चन देखा था ब्रह्मपुत्रा के बारे में, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों तो आपके कारण है ही हैं। उसके अलावा ये पैरेलल माउंटेन्स जो बनी हैं, अभी भी इनकी हाइट बहुत ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर इरोजन वगैरह इतनी नहीं हुई है, तो इसकी वजह से आप ये देखते हैं कि ये चारों ही पार्ट, यानी ये चारों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। बिकॉज अगर हिमालय अगर मान लीजिए थोड़ा पुराना हो चुका होता तो आप, जैसा कि इरोजन आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है अरावली के केस में ऑल तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके मुकाबले थोड़ा बहुत इरोजन तो देखने को मिलता है। और हाल फिलहाल में आपने सुना हो तो हिमालय की हाइट बढ़ी है चाइना और नेपाल के एक सर्वे के अकॉर्डिंग।
तो ये इस वजह से ये सभी आपके फीचर हो जाते हैं किसके, यंग फोल्ड माउंटेन के। तो यहां पर इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहां आपसे कहा गया है कि कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीज इन दी सर्दर्न इंडिया एज कंपेयर टू नॉर्दर्न। अब इस चीज के लिए आप इस मैप को देखिए। अब यहां पर आपको कहा है कि सर्दर्न पार्ट में आपको ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, आप यहां से नॉर्दर्न की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल आपकी कम हो जाएगी। अब इंडिया में जो मानसून आता है वो कुछ इस तरह से आता है, साउथ वेस्ट मानसून करके। अब यहां पर आपको सदर्न पार्ट में ज्यादा बारिश मिलेगी कि नॉर्दर्न पार्ट में, तो बट ऑब्वियस है यहां पर आपके वेस्टर्न घाट वाला पार्ट आ गया। वेस्टर्न घाट की वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गई, तो बादल झड़ने के मतलब बरसात होने के बाद, पानी झड़ने के बाद जब ये इस साइड आएंगे तो ये तो रेन शेडो पार्ट हो गया ना। और यहां से थोड़ी बहुत आपकी विंड अगर बेंड इस सिंटेक्शियल बेंड से मूव करते हुए इस साइड आ भी गई तो यहां पर आते आते इसका पानी कम हो जाएगा, तभी तो इस पार्ट में आपको बारिश कम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू अदर पार्ट। तभी पंजाब वाला जो आपका एरिया है वो सेमी एरिड एरिया में आता है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन्स डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब यहां पर आप फिर से एक बारी मैप पे आइए, यहां पर आपको ईस्ट में ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है और वेस्ट में कम, ऐसा कहा गया है। अब ये चीज तो आपको बट ऑब्वियस कॉमनली पता ही होगा कि जितना आपका बादल इंटीरियर की तरफ ट्रेवल करेगा, बिकॉज यहां से आपका बादल, जैसे माफ कीजिएगा, यहां से आपकी ये जो विंड है ये नॉर्दर्न इस पार्ट में आएगी, इस पार्ट से ये इस तरफ मूव करेगी, तो धीरे धीरे जब यहाँ पर इस तरफ ये मूव करेगी तो इस साइड तो रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगी ना, बिकॉज यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत इसके अंदर मॉइस्चर होगा, बट इस साइड पहुँचते पहुँचते तो मॉइस्चर और भी कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इस पंजाब हरियाणा वाले एरिया को हम सेमी एरिड एरिया भी बोल देते हैं। मतलब यहाँ पर जो बरसात है आपकी 75 से 25 सेंटीमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। मैक्सिमम कहो तो आप 150 तक ले जा सकते हो आप इसे। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका जो आंसर है वो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर कहा गया कि एक पर्टिकुलरली स्टेट है आपकी जो कि सेम लैटिट्यूड पे है जहां पर आपको राजस्थान देखने को मिलता है। अब इसके लिए आपको मैप चाहिएगा, एक बार मैप पे फिर से आते हैं वापस। अब ये जो आपका मैप है यहां पर देखिए, सेम लैटिट्यूड पे आपको अरुणाचल देखने को मिल रहा है, ये सभी एरिया आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। अब यहां पर इनमें से कौन कौन से स्टेट आपकी मेंशन है। अब इसमें से उत्तराखंड आपका कैंसिल हो गया, हिमाचल कैंसिल हो गया, बिकॉज ये सेम लैटिट्यूड पे तो है नहीं। अब आपके पास ए और बी में से ऑप्शन बचता है। अब यहां पर आपको सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसका ऑलमोस्ट 80% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर होता है। मतलब आप असम वाले पार्ट को देखिए, इस पार्ट में तो 80% हमें फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता, तो क्लियर तो हो चुका है अरुणाचल प्रदेश ही है ये एरिया। बट तीसरी स्टेटमेंट को फिर भी देख लेते हैं। यहां पर कहा गया है कि 12% जो यहां पर एरिया है वो लगभग आपका प्रोटेक्टेड नेटवर्क के अंडर आता है। तो ये पार्ट सिर्फ आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, तो इस वजह से ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, सही हो जाती है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि वेटलैंड के रिगार्डिंग आप कुछ स्टेटमेंट आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहां पर आपको कुछ वेटलैंड्स के बारे में स्टेटमेंट दे रखी है। पहले चीज ये कहा है कि कंट्री का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वेटलैंड का, वहां पर अगर हम देखें तो गुजरात में ज्यादा है बाकी एरिया के मुकाबले। दूसरी स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कि इन इंडिया द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो आपका वेटलैंड का है वो कोस्टल पार्ट में ज्यादा है एज कंपेयर टू इनलैंड। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो जाती है। अभी भी आपकी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी 2021, उसके अकॉर्डिंगली भी ऑलमोस्ट 70% जो एरिया है आपका वेटलैंड का वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, आपके इनलैंड वाले पार्ट में। कोस्टल पार्ट में आपको महज 27% देखने को मिलता है। आप वैसे भी एक अंदाजा लगा लीजिए, इंडिया की कोस्ट लाइन है लगभग 7500 किलोमीटर की और इनलैंड जो पार्ट है वो तो काफ़ी बड़ा है। तो दैट्स वाई ये थोड़ी स्टेटमेंट आप अगर दिमाग से भी खेलते तब भी एलिमिनेट कर सकते थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पहली स्टेटमेंट के बारे में। हो सकता है कि आपको आइडिया ना हो और इस वजह से आप इस क्वेश्चन को छोड़ने की भी सोचें, बट स्टिल अगर पेपर में आपको इस स्टेटमेंट का नहीं पता होगा तो आप छोड़ दीजिएगा। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं
गुजरात के पास वाकई सबसे ज़्यादा आपका वेटलैंड कैटेगरी का एरिया आता था उस समय 2012 में। ऑल्दो अभी रीसेंट फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग एक बार देखना पड़ेगा। और मैं आपको यकीनन ये कहूँगा कि रामसर साइट आपकी अभी करंटली न्यूज़ में भी रही है और बहुत सी साइट्स ऐड हुई हैं। साथ के साथ आपके लाइक जो 50 ईयर हैं वो कंप्लीट हुए रामसर कन्वेंशन को लास्ट ईयर। तो ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में कुछ इस एंगल से भी सोचने की देख लेना, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन भी यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। और आप फिर कहोगे कि सर ने हमें ऐसा कुछ बताया नहीं था, तो स्टिल मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस तरह से भी एक बार फॉरेस्ट सर्वे को देख लेना, कौन से एरिया में आपको किस तरह की वेजिटेशन कहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है ए ऑप्शन, बिकॉज 2012 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर था आपका पहली स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। अब इस 17th क्वेश्चन में आपको कुछ ट्राइब के नाम दे रखे हैं और स्टेट के नाम दे रखे हैं। अमूमन ये जो आपका क्वेश्चन होता है ये करंट अफेयर से आता है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व तो कर लेते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन आप देख लेना कि कोई भी आपकी ट्राइब अगर न्यूज़ में रही हो तो आप ज़रूर से एक बार उसे पढ़ लेना। लाम्बो जो आपका लिम्बो जो ट्राइब है ये आपको सिक्किम में देखने को मिलते हैं, फ्रिक्वेंटली ये न्यूज़ में भी रही है। ये आपके जैसे इन्हें रिजर्वेशन वगैरह देने की कुछ बात हुई थी इलेक्शन वगैरह के अंदर, तो दैट्स वाई ये न्यूज़ में रही है। अब कार्बी नाम आपने ज्योग्राफी में सुना होगा, कार्बी एंग्लो प्लेट्यू, तो कार्बी तो वहाँ मिलना चाहिए ना, हिमाचल में कहाँ आ गया? कार्बी एंग्लो प्लेट्यू आपका कहाँ पर है? मेघालय वाले पार्ट में। सो दैट्स वाई ये तो आपका थोड़ा गलत हो गया। असम मेघालय वाले पार्ट में फिर भी देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर नहीं, हिमाचल नहीं। तो इस वजह से ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। अब तीसरा आपका डोंगरिया कौंड। अभी कोंडा के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, उड़ीसा में ही देखने को मिलते हैं मोरलेस। हिस्ट्री में भी आपने इनका लाइक रिवोल्ट के बारे में थोड़ा बहुत देखा होगा। तो दैट्स वाई ये भी आपकी स्टेटमेंट ठीक हो गई। वैसे तो थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, ये हमें पहले ही पता लग चुका था, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शंस में थर्ड स्टेटमेंट ठीक ही आ रही है। अब फोर्थ ठीक है या नहीं ये हमें देखना है। तो तमिलनाडु में आपका बॉन्डर ट्राइब नहीं मिलता। बॉन्डर ट्राइब आपकी एक प्रिमिटिव ट्राइब है, और जो आपको देखने को मिलते हैं उड़ीसा वाले एरिया में। तो यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, और इस वजह से आंसर बन गया ए ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको नर्मदा रिवर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। अब इसे आपको इन स्टेटमेंट को देख के ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में कहा गया कि ये फ्लो करती है रिफ्ट वैली से, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आपका बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया। इसकी वजह से मेरे को ये तो पता लग चुका है कि सेकंड ऑप्शन मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, द लैंड स्लोप टू वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल। अब देखिए यहाँ पर आपको इसके स्लोप के बारे में कुछ कहा गया है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ स्लोप, बिकॉज ये एक रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही है, इसकी वजह से ये आपकी वेस्ट साइड में जा रही है, स्लोप की वजह से नहीं। तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत होगी, तो आंसर बन गया ए ऑप्शन। क्योंकि स्टार्टिंग में पहली स्टेटमेंट में ही हमने रिफ्ट वैली के बारे में पढ़ लिया था, तो इस वजह से आप कॉमन सेंस भी लगाते तो आप थोड़ा ये आंसर ठीक कर सकते थे। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे कुछ नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है और एक रिवर का नाम साथ में आपको दे रखा है। अब वैसे तो नेशनल पार्क की मैंने अपनी वीडियो में सभी नेशनल पार्क आपको कवर करवाए हैं, मैंने लाइक आपके एक कंपाइल्ड वीडियो भी बनवा दी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब भी थोड़ा बहुत इनके ऊपर फोकस कर सकता है यूपीएससी, क्योंकि एक पैटर्न पे वो बहुत ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, फ्रिक्वेंटली अपने पैटर्न को चेंज करता रहता है। दैट्स वाई आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अब पहला कहा गया है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ से गंगा निकलती है। अब गंगा तो नहीं, बट आपकी रामगंगा, सोन नदी, मंडल, कोसी, ये रिवर कॉर्बेट नेशनल पार्क से फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला जो पार्ट है वो गलत हो गया, गंगा नहीं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज यहाँ से जरूर फ्लो करती हैं। काजीरंगा से मानस, अब मानस नाम से आपको मानस नेशनल पार्क याद आया होगा ना, तो वो काजीरंगा के साथ थोड़ी है। तो यहाँ पर आपकी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी गलत होगी। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन एलिमिनेट हुए दैट इज ये भी गया और ये भी गया, और बी और डी के बीच में हमें डाउट हो सकता है। काजीरंगा से ऑल्दो मैं बता दूं ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी फ्लो करती है, तो ये आपको याद रखना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अब साइलेंट वैली नेशनल पार्क से आपकी
कुंथीपुरजा जो रिवर थी वो ड्रेन करती थी, मतलब करती है, और भरतपुरजा के अंदर जाके जो मिलती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये कावेरी रिवर नहीं, पुरजा रिवर्स, कुंथीपुरजा और भरतपुरजा, ये दोनों रिवर्स यहाँ से फ्लो करती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो आंसर बन गया नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करना, बिकॉज आपको ये याद रखना है कि ऐसे ही नेशनल पार्क जो भी आपके न्यूज़ में रहे हों, उनके अंदर से कौन सी रिवर फ्लो करती है, एटलीस्ट आपको वो याद हो, सारे ही ना भी याद हो तो भी चलेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इफ यू ट्रैवल थ्रू हिमालय, यहाँ पर आपको कौन से तरह के नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलती है? विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड आपको ऑक्स देखने को मिल सकते हैं, रोडोडेंड्रॉन्स देखने को मिल सकते हैं, बट चंदन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर आपने अल्लू अर्जुन स्टारर मूवी पुष्पा देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि सैंडलवुड आपको साउथ वाली साइड में मिलता है, और बाकी एरिया में भी वो रेड सैंडलवुड तो उसी एरिया में देखने को मिलता है, बाकी सैंडलवुड आपको दूसरे एरिया में भी देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ आपका सैंडलवुड आंसर नहीं होगा, ये हिमालयाज में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आप थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें। वैसे तो 1 और 2 आपने सेलेक्ट कर लिया था, तो आप 50-50 तक तो पहुँच ही गए थे, क्योंकि बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके थे। नाउ अगर यहाँ पर आपको पता है कि थर्ड ऑप्शन गलत है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ट्रू। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चैंगपा कम्युनिटी, ये आपके इसके बारे में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इस तरह की कम्युनिटी आपकी जैसे हिजोंग कम्युनिटी इस साल जैसे न्यूज़ में रही है, तो इस तरह की कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, हम अवॉइड करते हैं। बट आप एक चीज़ देखिए, यूपीएससी ने अभी हाल फिलहाल के 5-10 सालों में दूसरी बार कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। इसे कहा जा रहा है कि ये उत्तराखंड वाले एरिया में रहती है। अब मान लीजिए अगर ये स्टेटमेंट हम ठीक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपका ए और डी। अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये कह रहा है दूसरी स्टेटमेंट में कि यहाँ पर आपको पश्मीना गॉट देखने को मिलती है, जहाँ से आप वूल जनरेट करते हैं। अब पश्मीना आपको उत्तराखंड में नहीं मिलती, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में देखने को मिलती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर या तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट ठीक है या फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। अब या तो आपका आंसर जो है वो ए ओनली यानी 1 ओनली होगा, या बी 2 और 3, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो इस वजह से मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब वैसे एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि ये शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में आती हैं और आपके लद्दाख वाले एरिया में मिलती हैं। तो यहाँ पर आप याद रखना, चैंगपा आपकी एक ऐसी कम्युनिटी है जो लद्दाख वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड में नहीं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नाउ आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो भी आपकी कम्युनिटी रिसेंटली न्यूज़ में रही है, आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स में उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, और आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत रीड करना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ आपको क्या रखा है कोरल्स के बारे में, और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कुछ स्टेट्स या कुछ एरिया के बारे में। अंडमान एंड निकोबार मिल सकता है, गल्फ ऑफ कच्छ मिल सकता है, गल्फ ऑफ मन्नार मिल सकता है, सुंदरबन। अब सुंदरबन आपके दिमाग में थोड़ा खटकना चाहिए, बिकॉज सुंदरबन की अगर बात करें, आप नॉर्मली सोच के देखिए, कोरल्स के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि ये ऐसे पानी में आपके ग्रो करते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर आके ना मिलता हो, बिकॉज इन्हें सलाइन वाटर पसंद है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर सुंदरबन इसलिए भी खटकना चाहिए। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जो आपका सुंदरबन वाला एरिया है, यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और सेडिमेंट डिपॉजिट आपका अगर ज़्यादा होगा तो सनलाइट आपकी इंट्रूड नहीं कर पाएगी वाटर के अंदर, और इसकी वजह से कोरल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका सुंदरबन एरिया वाला पार्ट गलत हो जाता है, तो आप बी और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैसे मैं आपको बता दूं कि इन तीनों एरिया में आपको कोरल्स देखने को मिलते हैं, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंडिया में कौन से टाइप के फॉरेस्ट में आपको टीक वुड देखने को मिलता है, टीक ट्री डोमिनेट करता हुआ देखने को मिलता है। देखिए, टीक और साल आपके दो डोमिनेंट स्पीशीज हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि टीक आपको नॉर्थ में देखने को मिलता है या साल। अब अमूमन आप देख रहे होंगे कि ये जो टीक वुड है ये डेसिडुअस ट्री है। अब चलो आपको अगर ये ना भी पता हो तो टीक आपको कुछ ऐसे एरिया में देखने को मिलता है जो मेनलैंड पार्ट है इंडिया का, जैसे कुछ इस वाले पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में। तो यहाँ पर आपके किस तरह की वेजिटेशन होगी?
यहाँ पर जो आपकी वेजिटेशन होगी डोमिनेंटली, मतलब यहाँ पर ये है कि टीक मिल कहाँ पे रहा है वो नहीं कह रहे, जहाँ पर डोमिनेट कर रहा हो। तो डोमिनेट तो ये पर्टिकुलरली डेसिडुअस एरिया में करता है बिकॉज ये डेसिडुअस ट्री है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टेम्परेट फॉरेस्ट में आपको, उन ग्रासलैंड्स में आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रासलैंड्स में आपको अमूमन पेड़ कम देखने को मिलते हैं। थॉर्नी एरिया में भी ये देखने को नहीं मिल सकती। और जो आपका लाइक रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऐसे एरिया में आपको देखने को मिलते हैं एबोनी, मोहगनी, रोजवुड्स, इस तरह के स्पीशीज। ये जो आपकी स्पीशीज है पर्टिकुलरली आपकी डोमिनेट करती है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के अंदर। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर 24वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गोदावरी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अब इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पनेर रिवर, आपको पता होगा पनेर रिवर, ये आपको केरला वगैरह या इस साइड देखने को मिलती है, बहुत साउथ में जाके। तो इसको तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं। बाकी के बारे में हो सकता है कि आपको ना पता हो, लेकिन इसको अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आप 50-50 ऑप्शन पे पहुंच चुके हैं। आपको ये पता है कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। आपको बस ये देखना है कि ये वमसरधा जो है ये किसकी आपकी लाइक इसकी ट्रिब्यूटरी है या नहीं। अब वमसरधा जो आपकी रिवर है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो ऋषिकुल्या और गोदावरी के बीच में से फ्लो करती है। तो यहाँ पर ये वामसारधा को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा डी ऑप्शन। बट स्टिल एक बारी आप गोदावरी का नक्शा देख लीजिए। यहाँ पर गोदावरी दिख रही होगी आपको। ये आपकी मांजरे रिवर आ गई, इसकी ट्रिब्यूटरी पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, सबरी रिवर। तो ये आपके प्रणहिता, ये सभी आपकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक बार जितनी भी इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में आप, सुमित सर की एक पुरानी वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, उसके थ्रू इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए। एटलीस्ट जो मेजर रिवर्स हैं उनके बारे में तो आप पढ़ के जाए ही। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक पर्टिकुलरली आपका एक लोकल मतलब एक एरिया है जहाँ पर जो प्लांट्स की रूट है उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो लिविंग ब्रिज की तरह, रूट ब्रिज की तरह एक्ट करती हैं। अब ये आपको पता हो तो मेघालय वाले पार्ट में देखने को मिलता है। 2015-16 में ये करंट अफेयर में भी था, जो आपकी डाउन टू अर्थ मैगजीन है उसके अंदर एक प्रॉपर आर्टिकल भी आया था इसके बारे में। फ्रिक्वेंटली इसके बारे में लाइक बात भी की जाती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाता है ए ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ आपको 3 स्टेट्स के बारे में दे रखा है और आपको बताना है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा। अब एक बार फिर से आप इंडिया का मैप देखिए। मान लीजिए ये आपका इंडिया है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ से आपका साउथ वेस्ट मानसून ऐसे घूम के आ रहा है, इस पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है वेस्टर्न घाट के पास। उसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। अब हिमाचल तो आपके नदर्न साइड है और हमने एक क्वेश्चन में पीछे भी पढ़ा था कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो रेनफॉल डिक्रीज करती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे रेनफॉल डिक्रीज करती है। तो इस एरिया में तो रेनफॉल वैसे ही डिक्रीज होगी। तो इस वजह से आप सेकंड स्टेटमेंट को तो एलिमिनेट इजीली कर ही सकते हैं। अब अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन गए। अब मिजोरम के आसपास आपको बारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और इस पार्ट में भी, आपके अरुणाचल वाले पार्ट में भी। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो आपका फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन टाइप का रहेगा। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा दैट इज 1 and 3। उसके अलावा इंडिया में वेस्टर्न घाट के अंदर जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, और इंडिया में बाकी और जगह जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पर असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार, इन एरिया में आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि इंडिया में आपको मैंग्रोव्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। आप एक चीज़ समझिए, आपको मैंग्रोव्स को वहाँ पर लाना है। अब मैंग्रोव्स इनमें से कौन से एरिया में प्रीडोमिनेंटली आपको मिल सकते हैं। चलो अगर हम बात करें, आप कह देंगे कि लगभग सभी एरिया में देखने को मिल सकते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट है एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी मैंने आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट के एरिया का नाम बताया है, तो उसमें से आपके पास 2 एरिया बनते हैं। एक तो आपका साउथ
वेस्ट बंगाल और दूसरा अंडमान एंड निकोबार। अब उसके अलावा यहाँ पर कहा गया डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, बट स्टिल मैं आपको ये कहूँगा कि मैंग्रोव्स के साथ साथ, क्योंकि सर्दर्न यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वेस्ट बंगाल की, तो इसमें ये चीज़ें दोनों देखने को मिल सकती थी, बट ये चीज़ देखने को नहीं मिल सकती, दैट इज डेसिडुअस। और अगर हम एवरग्रीन की बात करें, डेसिडुअस चलो एक हद के लिए मान लेते हैं देखने को मिल भी जाए, बट एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर प्रीडोमिनेंटली आपको नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलता है, सदर्न पार्ट में नहीं। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, अंडमान एंड निकोबार। क्योंकि साउथ वेस्ट आपका जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, इसको आप एक बात समझिए, मान लीजिए ये आपका वेस्ट बंगाल है, इसके साउथ वेस्ट पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इस एरिया में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, इस एरिया में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वो इस तरफ साउथ ईस्ट की तरफ देखने को फिर भी मिल जाए या नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने को फिर भी मिल जाए। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बनता है, बाकी ऑप्शन आपके सभी गलत हो जाते हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, टिपिकली अगर मेरे को पेपर में आया होता तो मैंने छोड़ के ही आया होता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में शायद ही आपने पढ़ा हो, कि एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आपके दिन में 2 बार पैरों पे पानी आके टच होता है। अगर आप कुछ किलोमीटर वहाँ पर चलें, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बट इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी जनरली आपको इस वजह से देता है ताकि आपको कंफ्यूज कर सके, जहाँ पर आप गलती कर दें तो इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हैं। बट वैसे इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, चांदीपुर। नाउ लेट अस कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको तिस्ता रिवर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में कहा है कि तिस्ता रिवर का जो सोर्स है और ब्रह्मपुत्रा का जो सोर्स है वो सेम है। अब एक चीज़ बताइए, आपका ब्रह्मपुत्रा चाइना में जो आपका लाइक मानसरोवर लेक है उसके आसपास से ओरिजिनेट होती है, उस एरिया से, तिब्बत वाले उस पार्ट से। तिस्ता तो वहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती, ये तो आपके सिक्किम वाले इस वाले पार्ट से ओरिजिनेट होते हैं, सिक्किम के थोड़े आसपास से। तो यहाँ पर आपकी जो ये पहली स्टेटमेंट है ये तो इनकरेक्ट होगी। अब पहली स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट होती है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आती है आपकी, रिवर रंगीत जो है वो ओरिजिनेट होती है सिक्किम से और ये ट्रिब्यूटरी है तिस्ता रिवर की। तो बिल्कुल सही है, ये रंगीत आपकी एक ट्रिब्यूटरी है तिस्ता रिवर की। तिस्ता ड्रेन करती है आपकी बे ऑफ बंगाल में और ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि तिस्ता डायरेक्टली आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके नहीं गिरती है, ये पहले पद्मा रिवर में जाके गिरती है और पद्मा रिवर से मतलब पद्मा रिवर आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई, तो इस वजह से इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको कुछ आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में दे रखा है। अब अगर आपने रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना बहुत ईजी था। यहाँ पर आपसे पूछा गया आर्टिफिशियल लेक के बारे में और इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन बनता है, दैट इज कोडई कनाल, जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये एक आपकी आर्टिफिशियल लेक है, बाकी सभी नेचुरल लेक्स में आ जाती हैं। तो जब भी आप रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ें तो नेचुरल और आर्टिफिशियल किस तरह की वो लेक है, किस तरह का वो एरिया है, उसके बारे में ज़रूर से पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है आपका बैरन आइलैंड के बारे में। कहा जा रहा है कि बैरन आइलैंड आपका एक्टिव वॉल्केनो है जो इंडियन टेरिटरी में लोकेटेड है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इकलौता ऐसा आपका वॉल्केनिक माउंटेन है जो इंडिया में देखने को मिलती है। बैरन आइलैंड 140 किलोमीटर ईस्ट में है आपके ग्रेट निकोबार वाले एरिया में। अब ये स्टेटमेंट मुझे तो नहीं पता, बट स्टिल मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मेरी पहली स्टेटमेंट ठीक है तो सेकंड ऑप्शन मेरा पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। मुझे उसके बारे में पता हो या ना हो, जानने की जरूरत नहीं है, फालतू में रट्टा लगाने ना बैठना कभी। अब दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन आया 2018 में, आपको पता होगा कि 2018 में ही ये आपका इरप्ट हुआ था फॉर द लास्ट टाइम। तो सितंबर 2018 की बात है शायद, जब ये एक आखिरी बार फिर से आपका ये इरप्ट हुआ था। आखिरी बार तो क्या, इसके बाद फिर से कभी भी हो सकता है। तो दैट्स वाई ये जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है ये भी गलत होगी, बिकॉज ये आपको ये कह रहा है कि 1991 के बाद ये इरप्ट हुआ ही नहीं। तो दैट्स वाई यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी और आंसर बन जाएगा 1 ओनली। नाउ लेट अस कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, लाइक कुछ आपको कॉमन प्लेसेस दे रखे हैं, अलीयार, इसापुर, कंकसाबटी। अब ये जो आपके एरिया है ये किस लिए फेमस है? अब अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि ये
ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको करंट अफेयर से ही पता लग सकता है। अगर ये न्यूज़ में थे, दैट्स व्हाई ये पेपर में आए, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन आपकी ट्रेडिशनल बुक्स कवर नहीं करती। अगर आपको नहीं पता हो तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये एक रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर, तो इसका आंसर करेक्ट होगा डी ऑप्शन। बट याद रखना, कभी भी अगर आपको ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं पता हो तो अनड्यू रिस्क लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। यहां पर आपसे पूछा गया कि कावेरी बेसिन में आपके कौन से प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं। अब नागरहोल है यहाँ पे, पापीकोंडा, सत्यमंगलम, वायनाड। अब देखिए बाकी सभी तो आपको लाइक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास देखने को मिल जाते हैं और उसी एरिया से आपकी कावेरी भी निकलती है। बट यहाँ पर पापीकोंडा की अगर बात करें तो ये तो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड होगी, क्योंकि कोंडा, अर्माकोंडा, वेलीकोंडा, ये सभी कोंडा जो होते हैं ये हिल्स हैं आपकी कौन से पार्ट की, जो आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है वहाँ पे लोकेटेड है ये। तो इस वजह से यहाँ पर ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाती है। तो इसके बाद आप ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, आप इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब मैंने ये बताया कि सारी आपके बाकी तो पार्ट हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के, तो लगभग आपको ये सभी मिल जाते हैं। जैसे नागरहोल से कबानी रिवर जाती है, उसके बाद आपकी गोदावरी रिवर इस पापीकोंडा से होकर निकलती है, सत्यमंगलम से लाइक आपके टाइगर रिजर्व से होकर निकलती कावेरी रिवर। उसके अलावा काबानी रिवर जो आपकी ट्रिब्यूटरी है वो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी होकर निकलती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आंसर बनेगा सी ऑप्शन। तो जब भी आप रिवर्स वगैरह देखते हैं तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ी नोट डाउन करें, थोड़ा दिमाग में इस चीज़ों को डालने स्टार्ट करें। विद द रेफरेंस टू इंडस वैली रिवर, यहाँ पर 4 रिवर्स के बारे में कहा गया है। 4 में से 3 एक रिवर में पोर करती है और वो आगे जाकर एक रिवर में मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको, ये 1, 2, 3 झेलम, चिनाब, रावी, ये मिली एक में और ये बन गई चिनाब। अब ये यहाँ पर जाके आगे मिल रही है किसमें, सतलुज में। तो आपको इसी रिवर का नाम पूछा गया था, तो आंसर यहाँ पे बनेगा सतलुज रिवर। इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। मैप अगर आपको याद होगा तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं है आपको। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यहाँ पर आपको दिदवाना, कंचमन, सरगोल, कट्टू, ये कुछ नाम दे रखे हैं। अगेन ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। अब इस तरह के क्वेश्चन स्टैटिक बुक में नहीं है, तो अगर आपको इनके बारे में पता हो तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज नहीं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव मार्क्स की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये सलाइन लेक है आपकी वैसे तो, बट इनके बारे में अगर आपको करंट अफेयर में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती हो तो आप उन चीज़ों को नोट डाउन करके उनके बारे में पता लगा सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा, वमसारथा, 4 रिवर हैं। आपको ये बताना है ईस्टर्न घाट से कौन सी ओरिजिनेट होती है। अब नॉर्मल सी बात है, हर बच्चा जानता है, लगभग सभी को पता होता है कि लाइक सुवर्णरेखा जो है आपकी रांची प्लेट्यू से निकलती है। अब रांची प्लेट्यू से निकलती है तो वो रांची प्लेट्यू जो है वो आपका ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। तो दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो सी और डी दोनों गए। इसके बाद शायद आप में से किसी को पता हो या ना पता हो, जो ब्राह्मणी रिवर है, ये ब्राह्मणी रिवर भी आपकी ओरिजिनेट नहीं होती जो आपका ये ईस्टर्न घाट वाला एरिया है। बेसिकली ये कोयल और शंख रिवर के मिलाप से बनती है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये आपका ऑप्शन नहीं है, तो इसको भी अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो लाइक आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। बट स्टिल मैं आपको इस क्वेश्चन में ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत छोटी रिवर्स हैं। अनटिल और अनलेस ये न्यूज़ में ना हो, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, कोई छोटी मोटी रिवर आपकी न्यूज़ में रहती हो, जैसे गोवा की एक रिवर है मांडोव रिवर, वो फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में आती रहती है बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट, कर्नाटका के साथ जो उनका वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। तो इस तरह की छोटी रिवर्स के बारे में तभी पढ़ना अगर करंट अफेयर में हो, अदरवाइज आपकी जो कट ऑफ है वो 200 आउट ऑफ 200 नहीं जाती है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लीव भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।